नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, DLED थर्ड सेमेस्टर का ये संस्कृत शिक्षण है, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है। पहला प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है पार्वद मुंत मजमा न प्रत्यायन्ति, श्लोकम का अर्थ लिखिए। तो उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर किसी भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मद् का अर्थ होता है, एक वचन है त्वम, द्विवचन है युवाम और बहुवचन है यूयम। अगला प्रश्न है बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो सूत्र है कतु रिपसत्तम क्रम है। अगला प्रश्न है कि श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम बुद्धिमान बालकः अस्ति। अगला प्रश्न है वर्गों के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? तो वर्ग के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक में अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पितरों शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम बताइए। तो पितरों का समास विग्रह होगा माताश्च पिताश्च, ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है या रा ला वा को किस अन्य नाम से पुकारते हैं? तो या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी पुकारते हैं। अगला प्रश्न है तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो तालु से छोटी चा, छा, जा, झा, या और 12 सा वर्णों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है ता और था का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ता और था का उच्चारण स्थान है कंठ में, कंठ। अगला प्रश्न है सा का उच्चारण स्थान बताइए। तो सा का उच्चारण स्थान है दंत। अगला प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रामधन ईसा बराबर रमेशा हो जाता है। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे रथ धन आरूढ़ मिलके रथारूढ़ हो जाता है। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द या स्वर के आदि मतलब शुरुआत, प्रारंभ या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे कि वाक धन ईसा में वो हो जाता है वागीसा, सत धन चित बराबर सच्चित हो जाता है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे छात्र धन तिष्ठति बराबर छात्रास्तिष्ठति हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाए है कि एचो आय वया वया किसका सूत्र है? तो एचो आय वाया वाह आदि अयादि संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है बालक मातरम प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो मातरम में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है नदीसु गंगा श्रेष्ठा मतलब रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो नदीसु में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो गुरुवे में संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है बलिम याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलिम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है अनुसार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुसार का उदाहरण है धर्मम
धन चर बराबर धर्मम चर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक का उदाहरण है दिक धन नाथ बराबर दिकनाथ हो जाता है। अगला प्रश्न है वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। वाकधनमयम बराबर वांगमयम हो जाता है। अगला प्रश्न है परोपकारः शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है, पर धन उपकारः बराबर परोपकारः हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति के मातृका है मातुः, मात्रः, मातृणाम। अगला प्रश्न है श्रु मतलब सुनना होता है धातु। लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो श्रु के धातु रूप में जो है लट लकार में बताएंगे प्रथम पुरुष है में श्रृंगड़ति है, श्रुतः है और श्रुण्वन्ति है। अगला प्रश्न है कि पठ धातु के सभी लकारों एवं वचनों में प्रथम रूप लिखिए। तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसके बाद हम लोग पहले प्रथम पुरुष में देख लेंगे एक वचन पठन्ति होगा, द्विवचन पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष है पठसि पठथा पठत, उत्तम पुरुष है पठामि पठावः पठामः। यही है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। प्रथम पुरुष का होगा पठिष्यत्यन, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, उत्तम पुरुष है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार होगा प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष होगा अपठ, अपठतम, अपठत और उत्तम पुरुष होगा अपठम, अपठाव, अपठाम। अगला प्रश्न है लोट लकार का प्रथम पुरुष है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, उत्तम पुरुष है पठानि, पठाओ, पठाम। विधिलिंग में प्रथम पुरुष है पठेत, पठताम, पठेउ, मध्यम पुरुष पठे, पठितम, पठेत, उत्तम पुरुष है पठेम, पठेव, पठेम। अगला प्रश्न है ध्रुव मापायेव अपादानम सूत्र किससे संबंधित है। तो ये अपादान का सूत्र है। अगला प्रश्न है अधिकरण कारक का सूत्र क्या होगा। अधरो अधिकरण। अगला प्रश्न है कारण कारक का सूत्र बताइए। तो साधक तम कारणम। कर्ता कारक का सूत्र क्या है। स्वतंत्रता कर्ता। अगला प्रश्न है आधार कारक किसे माना जाता है। तो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है अस्मत् शब्द की षष्ठी द्विवचन लिखिए। तो अवायव होगा। अगला प्रश्न है वारी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन बताइए। तो वारिड़ा होगा इसका। अगला प्रश्न है राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राजा नाम होगा। अगला प्रश्न है ग्रामम अभितः तड़ागा संति मतलब रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो ग्रामम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है मोहनः कंदुकेन क्रीडन्ति क्रीडति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो कंदुकेन में कारण कारक है और तृतीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है 11 से 20 तक। अगला प्रश्न है 11 से 20 तक संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज 1 से 51 तक के संस्कृत संख्या को लिखेंगे और पढ़ेंगे। एक को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एकः, एकम, एकदः। 2 को द्वि, द्वय, दे। 3 को त्रयः, त्रीणि और त्रिस्य। और 4 को चत्वारः, चत्वारि और चतस्रः। और 5 को पंचम, पच। और 6 को षष्ठ, सह। और 7 को सप्तम, 8 को अष्टम और अष्टौ। और 9 को नवम और 10 को दशम। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश
और 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा, 16 को षोडश और 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदशा, 19 को नवदश और 51 लिख सकते हैं, और 20 को विंशति और 21 को एकोनविंशति और 22 को द्विविंशति और त्रयोविंशति 23 को कहते हैं, 24 को चतुर्विंशति और 25 को पंचविंशति और 16 को षड्विंशति और 27 को है सप्तविंशति, 28 को है अष्टविंशति है, 29 को है एकोनत्रिंशति और 30 को त्रिंशति कह सकते हैं और 31 को एकत्रिंशत और 32 को द्वित्रिंशत और 33 को है त्रिशत और 34 को है चतुर्त्रिंशत और 35 को है पंचत्रिंशति, 36 को है षड्त्रिंशति और 37 को है सप्तत्रिंशत, 38 को कहेंगे हम अष्टत्रिंशत और 39 को हम बोलेंगे नवत्रिंशत और 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत और 41 को है एकचत्वारिंशत, 42 को है द्विचत्वारिंशत, 43 को कहेंगे हम त्रयश्चत्वारिंशत और 44 को चतुश्चत्वारिंशत और 45 को बोलेंगे हम लोग त्रिचत्वारिंशत और 46 को बोलेंगे षट्चत्वारिंशत और 47 को हम लोग बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत और 48 को अष्टचत्वारिंशत और 49 को हम लोग बोलेंगे एकोनपचाशत और 50 को पचासत और 51 को एकापचाशत। दोस्तों ये हमारे 1 से 51 तक की संस्कृत संख्या। अगला प्रश्न है, गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो गम मतलब होता है जाना, उसका धातु है, और लट लकार का होगा पुरुष जो प्रथम पुरुष है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, और उत्तम पुरुष है गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। इसी का हम लेट लकार को देखेंगे। प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति और मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ और उत्तम पुरुष रहेगा गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और लंग लकार है प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन् और अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष है अगच्छम, अगच्छावः और अगच्छामि। लोट लकार में देखेंगे हम प्रथम पुरुष अगच्छतु, अगच्छताम और अगच्छन्तु और मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम और गच्छत और उत्तम पुरुष गच्छानि, गच्छावा, गच्छामः। विधिलिंग रहेगा कि गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, मध्यम पुरुष गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत और उत्तम पुरुष है गच्छतम, गच्छेव और गच्छेम। इसी प्रकार से आपको जितने भी रूप धातु रूप दिए जाएंगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एक याद है।